नमस्कार। मैं सुखदेव आज पुनः आपका अपने इस नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के मानव भूगोल के अध्याय 5 मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खनन और खनन को प्रभावित करने वाले कारक और खनन की विधियां। आर्थिक क्रियाओं के बारे में आप सब लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। साधारण शब्दों में वे सब क्रियाएं जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो हम पढ़ लेंगे मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के बारे में। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं या वे व्यवसाय हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो प्राकृतिक संसाधन है, मानव उन संसाधनों का सीधे तौर पर उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो उन सब क्रियाओं को प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं बहुत सारी हैं, ये आपने पढ़ रखी होंगी। पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें इन क्रियाओं के बारे में बताया गया है जो और हैं। आज हम खनन जो प्राथमिक क्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो खनन किसे कहते हैं? खनन, जैसे मैंने कहा कि खनन एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये एक कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल या आंतरिक भाग से खनिज पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। खनन एक ऐसा शब्द है जिसे आप अपने आसपास निरंतर सुनते हैं कि धरातल के ऊपर से चीज़ों को खोद करके निकालना या धरातल के आंतरिक भाग से चीज़ों को खोद करके निकालना। पर यहाँ जो चीज़ें हैं वो हैं खनिज। जब हम खनिज पदार्थों को धरातल या धरातल के नीचे से निकालते हैं तो उस क्रिया को खनन कहा जाता है। एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि खनन कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है? तो खनन एक प्राथमिक क्रिया है। ये जो खनिज होते हैं ये किस प्रकार के हो सकते हैं? ये खनिज ठोस भी हो सकते हैं, ये द्रव भी हो सकते हैं और गैस अवस्था में भी हो सकते हैं। जैसे लोहा, सोना, कांसा, कोयला, ये ठोस प्रकार के खनिज हैं। पेट्रोलियम तरल प्रकार के खनिज हैं। प्राकृतिक गैस हो गई, ये गैसियस प्रकार के खनिज हैं। तो इस प्रकार से जो खनिज पदार्थ हैं वो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में धरातल या धरातल के नीचे से निकाले जाते हैं। तो खनन व्यवसाय में काम करने वाले लोग प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो खनन व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं वो किस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं? तो वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। परंतु इस व्यवसाय में काम करने वाले लोगों की संख्या मत्स्य ग्रहण और खेतों में काम करने वाले लोगों से बहुत कम है। अगर हम संपूर्ण विश्व में खनन व्यवसाय में लगे हुए लोगों को देखें तो वो लोग मत्स्य ग्रहण और खेतों में काम करने वाले लोगों की संख्या में बहुत कम है। प्राचीन काल से खनन से प्राप्त खनिजों का उपयोग औजार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए तक सीमित था। औजार बनाए जाते थे, जैसे खेतीबाड़ी करने के लिए लोग औजार बनाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, खुद की सुरक्षा के लिए हथियार इत्यादि बनाए जाते थे। परंतु जो खनन उद्योग है, खनन उद्योग का जो वास्तविक विकास है वो औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ एवं उसके बाद इसका निरंतर विकास जो है वो होता गया है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात अगर हम वास्तविक विकास देखें तो वो औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप पिक्चर्स में देखें तो ये खनन की पिक्चर्स हैं, धरातल के खनन की, और ये भी जो मशीनों के द्वारा वर्तमान समय में मशीनों की सहायता से खनन किया जाता है। अगर पुराने समय की बात करें तो उस समय अधिकतर खनन का कार्य जो था वो लोगों के द्वारा किया जाता था, श्रमिकों के द्वारा किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में नई तकनीक और नई नई मशीनों के द्वारा इस कार्य को किया जाता है। नेक्स्ट, खनन का विकास कैसे हुआ? ये जो खनन है ये कोई आज की बात नहीं है। खनन जो है, जो खनन व्यवसाय है, ये मानव के प्राचीनतम व्यवसायों में से
एक है। जैसे अगर आप मैंने पहले भी कहा कि इसका जो विकास हुआ वो विकास हुआ इसका औद्योगिक क्रांति के पश्चात, परंतु अगर हम पीछे समय में जाएं और देखें तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व, कितने 5000 वर्ष पूर्व ताम्र युग का प्रारंभ हुआ। उस समय तांबे से जो थे वो अधिकतर बर्तन इत्यादि बनाए जाते थे। जैसे आप डायग्राम में देखें तो यहाँ आपको दिखेगा कि बर्तन इत्यादि अधिकतर बनाए जाते थे। उसके पश्चात लगभग 3000 वर्ष पूर्व तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य युग का निर्माण हुआ। उसके बाद कांस्य से भी अधिकतर बर्तन ही बनाए जाते थे। लगभग 1400 वर्ष पूर्व लौह धातु की खोज हुई, जिसे हथियार और विभिन्न प्रकार के चीजें बनाई जाती थी। इसके बाद पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिजों की खोज हुई। ये लगभग 150 से 200 वर्ष पहले हुई। पेट्रोलियम और जैसे गैसें हो गई या कुछ अन्य खनिज जो थे वो उनकी खोज ज़्यादातर 200 से 400 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो ये खनन का विकास है। खनन कोई वर्तमान समय की बात नहीं है कि अभी हाल ही में शुरू हुआ, ये काफ़ी प्राचीन व्यवसायों में से एक है। नेक्स्ट है खनन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो खनन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं इन्हें हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हैं भौतिक कारक और दूसरे हैं आर्थिक कारक। एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खनन क्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहले भौतिक कारक। भौतिक कारकों में खनिज निक्षेपों का आकार, किसी क्षेत्र में खनिज निक्षेप कितनी मात्रा में है, जैसे लोहा है, कोयला है, तांबा है या अन्य अभ्रक प्रकार के खनिज हैं, सोना है, चांदी है। ये खनिजों के निक्षेप भी खनन क्रिया को प्रभावित करते हैं। जहाँ बड़े पैमाने पर खनिज निक्षेप पाए जाते हैं वहाँ पर खनन क्रिया बड़े पैमाने पर होती है। खनिज निक्षेपों की श्रेणी भी खनन प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अगर खनिज अच्छे गुण वाले हैं तो वहाँ खनन क्रिया अधिक होगी। अगर खनिज जो हैं उनमें वो गुण धर्म के हिसाब से अगर उनमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर खनन क्रिया को वो प्रभावित करते हैं। उनकी उपस्थिति की अवस्था है कि वो कहाँ पर हैं, धरातल पर हैं या धरातल के नीचे हैं। अगर धरातल के ऊपर हैं तो उनकी खुदाई करना आसान होती है। अगर वो काफ़ी धरातल में गहराई पर हैं तो वहाँ पर उनकी खुदाई करना संभव नहीं है। तो इसलिए उनकी उपस्थिति भी उन्हें खनिजों की उपस्थिति भी खनन क्रिया को प्रभावित करती है। तो भौतिक कारकों में 3 है। खनिज निक्षेपों का आकार, कि कितने बड़े आकार में वो फैले हुए हैं, भूभाग के कितने बड़े भूभाग पर वो फैले हुए हैं। खनिज निक्षेपों की श्रेणी कैसी है, उनमें क्वालिटी कैसी है, उनके गुण कैसे हैं, शुद्ध हैं या अशुद्ध रूप में ज़्यादा हैं, और उनकी उपस्थिति कहाँ है। उपस्थिति का मतलब है धरातल के ऊपर हैं या धरातल के आसपास हैं या बहुत गहराई पर है। तो ये चीज़ें भी खनन क्रिया को प्रभावित करती हैं। दूसरे आर्थिक कारक। खनिज विशेष की मांग, ये बाजार से जुड़ा हुआ है कि किस खनिज की बाजार में मांग कितनी है, वो भी खनन क्रिया को प्रभावित करता है। अगर बाजार में मांग बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर खनिजों को बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। अगर मांग कम है तो खनिजों को कम मात्रा में निकाला जाता है। विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, हम किस तकनीक से और ज्ञान से खनिजों को निकालते हैं या खनन क्रिया करते हैं, ये भी खनन क्रिया को प्रभावित करता है। अब संरचना के विकास हेतु लगी पूंजी। पूंजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, कारक है जो खनन को प्रभावित करता है। बिना पैसे के हम कहीं भी खनन क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए पैसे का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यातायात, श्रम पर लागत। यातायात के साधन होने चाहिए और श्रम सस्ता होना चाहिए। अगर श्रम महंगा है और यातायात महंगा है तो भी ये दोनों चीज़ें भी खनन को प्रभावित करती हैं। यातायात के द्वारा जो खनन क्रिया से निकले हुए पदार्थ हैं, जो खनिज हैं, उन्हें दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता है जहां उनको शुद्ध किया जाता है। और श्रम, जैसा मैंने कहा कि श्रमिक जो हैं वो सस्ते होने चाहिए। अगर श्रम और यातायात दोनों पर लागत अधिक है तो ये दोनों चीज़ें भी खनन को प्रभावित करती हैं। और अगर यातायात और श्रम सस्ते हैं तो खनन क्रिया जो है वो ये इस प्रकार से ये जो यातायात और श्रम है ये किसी क्षेत्र की खनन क्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है
खनन की विधियां। खनन की विधियां, जो खनन की विधियां हैं उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है धरातलीय या विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग, और दूसरा है भूमिगत खनन। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, धरातलीय खनन जो जब धरातल के ऊपर से खनिज निकाले जाते हैं तो उसे धरातलीय या विवृत खनन या ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। और दूसरा है भूमिगत खनन, अंडरग्राउंड माइनिंग। धरातल के नीचे से जब खनिज निकाले जाते हैं तो उसको भूमिगत खनन कहा जाता है। इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कूप सुरंग खनन, दूसरा है ड्रिफ्ट खनन, तीसरा है भेदन एवं पंपिंग, और चौथा है दाब घोलन पंपिंग तथा बाष्पीकरण। तो 2 प्रकार के खनन हैं। एक तीसरे प्रकार के खनन भी हैं, जलोढ़ या प्लेसर खनन जिसको कहा जाता है, प्लेसर माइनिंग या जलोढ़ खनन। तो खनन की विधियों में पहली है धरातलीय या विवृत खनन। तो धरातलीय या विवृत खनन किसे कहते हैं? इस विधि द्वारा धरातल पर या उसके निकट पाए जाने वाले खनिजों की खुदाई होती है। धरातल पर या उसके निकट पाए जाने वाले खनिजों की खुदाई होती है। अगर आप डायग्राम पे देखेंगे, अगर चित्र देखेंगे तो इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर धरातल या उसके निकट पाए जाने वाले खनिजों की खुदाई हो रही है। ये कोयला खदान है एक, जो विवृत खनन का एक उदाहरण है। अगर आप देखें तो यहाँ धरातल से ही खनिजों को निकाला जा रहा है। यह सबसे आसान और खनन विधि है। इसमें लोगों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा भी खनन किया जाता है, और वर्तमान समय में अधिकतर जो है वो मशीनों के द्वारा खनन किया जाता है। इस विधि में मुख्यतः चट्टानें, लौह अयस्क, कोयला, चूने का पत्थर इत्यादि खनन करके निकाले जाते हैं। खनन के लिए मशीनों और बारूद का प्रयोग किया जाता है। तो जो धरातलीय खनन विधि है इसके लिए मशीनों और बारूद का प्रयोग किया जाता है। आसान है, साधारण सा मतलब है धरातलीय खनन से ही कि जब धरातल पर या उसके निकट पाए जाने वाले खनिजों की खुदाई की जाती है तो उसको धरातलीय या विवृत खनन कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः चट्टानें हो गई, लोहा हो गया, अयस्क, कोयला और चूने का पत्थर इत्यादि खनन करके निकाले जाते हैं। ये भी दोनों चित्र अगर आप देखें तो ये धरातलीय खनन से ही हैं। यहाँ भी बड़े पैमाने पर मशीनों की सहायता से धरातलीय खनन किया जा रहा है, और ये भी कोयला खदान का एक चित्र है। नेक्स्ट है खनन दूसरी भूमिगत विधियां। अब किसे भूमिगत विधियां कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? जब अनेक प्रकार के खनिज या अयस्क धरातल के नीचे काफी गहराई में मिलते हैं तो भूमिगत खनन की विधियां अपनाई जाती हैं। जब खनिज और अयस्क धरातल के नीचे काफी गहराई पर मिलते हैं तब इस तरीके की भूमिगत खनन विधियां अपनाई जाती हैं। भूमिगत खनन में बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। जहां धरातलीय खनन विधि में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, भूमिगत खनन में बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। भूमिगत निक्षेप 2 प्रकार के हो सकते हैं, जो स्तर रूप में मिलते हैं। जैसे कोयला स्तर रूप का मतलब है, जिससे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये स्तर रूप है, ये कोयले की खदान है और ये स्तर रूप में है। यहाँ अगर आप देखें ये भी स्तर रूप है, ये भी स्तर रूप है, सतहों में जब पाए जाते हैं। और दूसरी है धात्विक पट्टिकाएं। ये कुछ धात्विक पट्टिकाएं हो सकती हैं, जैसे धातुएं हैं, ये पट्टिकाएं हैं, स्तर और पट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। भूमिगत खनन में लोगों तथा पदार्थों की सुरक्षा एवं दक्ष गति के लिए विशिष्ट नमूने के लिफ्ट, बर्मे, ड्रिल, ढुलाई वाहन तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। जो भूमिगत खनन है इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? देखो, खनन में लोगों और पदार्थों की सुरक्षा एवं दक्ष गति के लिए, कार्य को अधिक मात्रा में करने के लिए विशिष्ट प्रकार के लिफ्ट चाहिए होते हैं, ड्रिल मशीनें चाहिए होती हैं, ढुलाई वाहन चाहिए होते हैं और वायु संचार प्रणाली होनी चाहिए। क्योंकि जब हम धरातल के नीचे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए विशेष प्रकार की वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये भूमिगत खनन हो रहा है। जब धरातल के नीचे जाते हैं तो यहाँ पर विशेष प्रकार के जो औजार हैं या मशीनें हैं उनकी आवश्यकता होती है, और ढुलाई वाहनों की आवश्यकता होती है और वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। भूमिगत खनन की जो विधियां हैं ये 4 प्रकार की हैं। पहली है कूप सुरंग खनन, साफ्ट टनल माइनिंग। अब ये कूप सुरंग टनल क्या है? कूप सुरंग एक ऊर्ध्वाधर या हल्की सी ढलानदार सुरंग होती है। ऊर्ध्वाधर या हल्की सी
ढलानदार। अगर आप यहाँ देखें तो ये सरफेस है, धरातल है, ये धरातल है, और ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है इस तरीके से नीचे को, या हल्की सी ढलानदार, ऐसे इस तरीके से ढलानदार भी हो सकती है, जिसके द्वारा श्रमिकों व खनिजों तथा अन्य सुरक्षा उपकरणों को खदानों के अंदर बाहर पहुंचाया जाता है। और इन टनल्स के द्वारा, जो कूप सुरंग टनल्स हैं, इनके द्वारा श्रमिकों, खनिजों तथा अन्य सुरक्षा उपकरणों और खदानों को अंदर बाहर पहुंचाया जाता है। इस विधि से कोयला, शीशा, जस्ता, नमक, तांबा, लौह अयस्क, चांदी तथा पोटास आदि खनिज निकाले जाते हैं। तो ये थी कूप सुरंग खनन विधि। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट खनन। अब ड्रिफ्ट खनन क्या है? यह एक क्षैतिज सुरंग होती है, जहां पर कूप सुरंग टनल में हमने कहा कैसी है, ऊर्ध्वाधर या हल्की सी ढलानदार, परंतु यह एक क्षैतिज सुरंग होती है जो कई बार सीधे धरातल से तथा कई बार कूप सुरंग से जुड़ी हुई होती है। कई बार धरातल से ही होती है और कई बार, जैसे यहाँ ये ड्रिफ्ट टनल है, ये जो है पोर्शन, ये ड्रिफ्ट टनल का ये क्षैतिज रूप में पाई जाती है। यहाँ पर ये क्षैतिज रूप में है धरातल से। अगर आप यहाँ देखें तो ये इस डायग्राम में क्षैतिज रूप में है। इस तरीके से, जब इस तरीके से खनन किया जाता है तो उसको ड्रिफ्ट खनन कहा जाता है। जब क्षैतिज रूप में, जब जो सतही खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए, खासकर जैसे कोल बेड्स हैं, ये कोयले की खदानें हैं, ये भी कोल बेड्स हैं, इनको कोयले को धरातल से निकालने के लिए ड्रिफ्ट खनन विधि अपनाई जाती है। दो तरीके से मैंने बताया था। जो कूप सुरंग खनन है वो सीधी है, ऊर्ध्वाधर, और थोड़ी सी टिल्टेड भी होती है, कई बार हल्की सी ढलानदार, इस तरीके से। तो आपको ये दोनों में अंतर समझ आ गया होगा कि कूप सुरंग खनन और ड्रिफ्ट खनन किसे कहते हैं। ये भूमिगत खनन के ही कुछ पिक्चर्स हैं। जैसे सामान की ढुलाई के लिए जो ट्रैक हैं वो बने हुए हैं आंतरिक तौर पर, जो ट्रॉलियां हैं उनको ले जाने के लिए, खदानों के से सामान को लाने के लिए, और ये एक और सुरंग है। नेक्स्ट है भेदन एवं पंपिंग, ड्रिलिंग तथा ड्रिलिंग एंड पंपिंग। अब जो भेदन एवं पंपिंग है, इस विधि के द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भूगर्भ से बाहर निकाले जाते हैं। सॉरी, यहाँ गलत हो गया, थोड़ा सा निकाले जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें इस डायग्राम में, तो इस तरीके से भेदन, ड्रिलिंग करके और पंपिंग करके पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस तरीके से यहाँ पर भी गैस को, प्राकृतिक गैस को धरातल के नीचे से बाहर निकाला जाता है। तो भेदन और पंपिंग से अधिकतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकाला जाता है। इसमें भूमि के अंदर ड्रिल किया जाता है और ड्रिल करने के पश्चात जो भी खनिज हैं उनको बाहर निकाला जाता है। और भेदन और पंपिंग से अधिकतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ही बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है दाब घोलन, पंपिंग तथा बाष्पीकरण। इस विधि से गंधक जो खनिज है उसको बाहर निकाला जाता है, फास्फोरस को बाहर निकाला जाता है। इसमें दाब, घोलन, पंपिंग और बाष्पीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे इस गंधक नामक धातु को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है जलोढ़ खनन, प्लेसर माइनिंग। जलोढ़ खनन में अधिकतर सोना, प्लेटिनम और टीन आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। ये जो इस विधि में जलोढ़ निक्षेपों को महीन करके उन्हें पानी की अधिक मात्रा के साथ खूब हिलाया जाता है। जो जलोढ़ निक्षेप है, पहले उन्हें महीन किया जाता है, फिर उन्हें इस तरीके के जो मशीन है, इस मशीन के ऊपर डाला जाता है, या छलनी, जैसे ये छलनी टाइप है ऊपर, इस में डाला जाता है और उसमें पानी डाल के उन्हें खूब हिलाया जाता है, ताकि जो मिट्टी और कम हल्के पदार्थ हैं वो इस छलनियों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और जो भारी पदार्थ हैं जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इनके तल के ऊपर जो भारी पदार्थ हैं वो तल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, और जो महीन कण हैं वो पानी के साथ घुल करके बाहर निकल जाते हैं। इसे जडोल खनन कहा जाता है। ये पुराना तरीका है। पुराने तरीके से जब पुराने समय में मशीनें नहीं थी तो इस तरीके से इसको मैनुअली या मानव के द्वारा स्वयं इन छलनियों को हिलाया जाता था। तो उस समय इस तरीके से सोना, चांदी इत्यादि निकाला जाता था। वर्तमान में भी कहीं कहीं ये विधियां प्रयोग की जाती हैं,
परंतु वर्तमान समय में अधिकतर इस प्रकार के मशीनों के द्वारा इस कार्य को किया जाता है। और जलोढ़ खनन या प्लेसर माइनिंग में अधिकतर सोना, प्लेटिनम और टीन आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि जलोढ़ खनन में कौन सी धातुएं प्राप्त की जाती हैं, तो आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं सोना, प्लेटिनम, टीन आदि खनिज जलोढ़ खनन से प्राप्त किए जाते हैं। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।